बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में डिस्कस किया था और उसकी जो आर्हीनियस की थ्योरी है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारा जो टारगेट है वो हमारा टारगेट है डी बाय हक्कल थ्योरी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और उसकी एप्लीकेशन हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले पहले हम उसकी कुछ बेसिक्स जानना हम ज़रूरी समझते हैं और सबको इसके बारे में जो है ना हाउ नाउ होना ज़रूरी है। तो यह हम टॉपिक लेकर आए हैं अब थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसमें डी बाय हक्कल थ्योरी की जो बेस है उसको हम डिस्कस करके नेक्स्ट हम फॉरवर्ड अपने टारगेट की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कंडक्टेंस के बारे में हम स्टार्ट में पढ़ चुके हैं कि कंडक्टेंस हमारे पास ये वो फिनोमिना है जिसमें हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो प्रोड्यूस होती है, ये इसमें से पास आउट होती है, उसको हम कंडक्टेंस का नाम देते हैं। कंडक्टेंस कहते हैं किसी भी इलेक्ट्रिसिटी के पास होने को। तो कंडक्टेंस हमारे पास के जो ज़रूरी फैक्टर्स हैं, ये जिनकी वजह से कंडक्टर इंक्रीज या डिक्रीज होती है, तो उसके दो फैक्टर्स हैं हमारे पास। नंबर ऑफ आयंस, यानी कि आयंस की तादाद ज़्यादा होगी, कंडक्टेंस ज़्यादा पॉसिबल है। और आयंस की स्पीड ऑफ आयंस, यानी कि आयंस की स्पीड हमारे पास फास्ट होगी, तो इस मीन आपके पास कंडक्टेंस क्या होगी, ज़्यादा पॉसिबल है। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? अगर हम बार बार जो हम ये वर्ड यूज़ करें इसके बारे में हमें मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं इन वाटर में। तो आज हम चलते हैं 1923 में डी बाय और हक्कल ने ये एक हमारे पास थ्योरी फॉरवर्ड की थी, जिसमें कहा यह जाता है कि हमारे पास एक डाइल्यूट सॉल्यूशन में आयंस के दरमियान में इंटर आयनिक इंटरेक्शन पाई जाती है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो पहला पॉइंट डी बाय हक्कल थ्योरी का जो पोस्टुलेट का बनता है वो ये है कि फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस आयंस हैव अ इंटर आयनिक अट्रैक्शंस फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है। और नेक्स्ट ये बताया गया कि सॉल्यूशन में आयंस एग्जिस्ट करते हैं। वो कौन से आयंस होंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। दूसरा ये बताया गया कि डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर मौजूद है तो आइडियल कंडीशंस के मुताबिक वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड होना चाहिए। नंबर 4, आयंस के बारे में बताया गया कि आयंस मौजूद होते हैं, उसमें जो पॉजिटिव आयंस हैं उसको एक नेगेटिव आयंस ने क्या किया होता है, सराउंड किया होता है। पॉजिटिव आयंस विच इज अ सेंट्रल एटम, सेंट्रल आयन इज सराउंडेड बाय द ऑपोजिटली चार्ज आयंस, यानी कि पॉजिटिव आयन है उसको नेगेटिव आयंस ने क्या किया हुआ है, घेरा हुआ है। इसी तरह नेगेटिव आयंस को किसने घेरा हुआ है, पॉजिटिव आयंस ने। तो ये एक आयनिक स्फीयर बन जाती है, आयनिक स्फीयर। अगर ये न्यूट्रल है तो ये जो हमारे पास उसकी जो शेप होगी वो स्फेरिकल होगी, स्फेरिकल शेप में मौजूद होगी। जब तक उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए ये स्फेरिकल फॉर्म में मौजूद होगी। ठीक है, आप इसको ज़हन में रखिएगा। नंबर 5 वो कहता है जी इसकी नेचर ऑफ एटमॉस्फेयर जो है, ये आयनिक एटमॉस्फेयर ये कैसे चेंज हो सकती है? वो कहता है टेम्परेचर की बेस पे चेंज हो सकती है, कंसंट्रेशन की बेस पे चेंज हो सकती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वो कहता है मेन जो अगर हम इन सबको कांस्टेंट भी रखें तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए चार्ज ऑफ आयन के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। ठीक है, उसके ऊपर चार्ज कौन सा है, +1 +2 +3। तो ये इस फॉर्म में मजीद हम इसको आगे डिस्कस करेंगे, इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, इसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अच्छा, वो कहता है जी इसकी जो आयनिक एटमॉस्फेयर है इसकी जो ये अभी हमारे पास सिमेट्रिकल है, ये अनसिमेट्रिकल हो सकती है, ये स्फेरिकल से डिस्टॉर्शन फॉर्म में आ सकती है। तो डिस्टॉर्शन ऑफ आयनिक एटमॉस्फेयर कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो सकती है, ये कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको डिस्टॉर्ट कर सकते हैं? नंबर 1 फैक्टर है एसिमेट्रिक इफेक्ट। एसिमेट्रिक इफेक्ट के लिए बहुत आसान सा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये स्फेरिकल फॉर्म में होते हैं। ये स्फेरिकल फॉर्म डिस्टॉर्ट कब हो सकती है? जब हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइड करते हैं इसके ऊपर, एनोड और कैथोड हम इसके इर्द गिर्द अगर हम
लगा देते हैं तो आपके पास जो पॉजिटिव आयंस इसका मौजूद है वो कैथोड की तरफ मूव करना शुरू करेगा और उसकी जो आयनिक स्फीयर है वो क्या हो जाएगी, डिस्टॉर्टेड हो जाएगी। जब आयनिक स्फीयर डिस्टॉर्टेड होगी तो आयंस की जो मूवमेंट है वो डिक्रीज कर जाएंगी। आयनिक मूवमेंट डिक्रीज करने से क्या होगा, कंडक्टेंस डिक्रीज करेगी। सेकंड जो हमारे पास है वो है इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट क्या होता है कि अगर आपके पास पॉजिटिव आयंस कैथोड की तरफ जा रहे हैं और नेगेटिव आयंस एनोड की तरफ जा रहे हैं, व्हेन इलेक्ट्रिक फोर्स इज अप्लाइड, जब हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऑपोजिटली चार्ज आयंस अपने अगेंस्ट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। तो पॉजिटिव आयंस कैथोड की तरफ जाएगा, नेगेटिव आयंस एनोड की तरफ जाएगा। तो इस मूवमेंट के दौरान जब ये आपस में मूव करते हैं एक दूसरे के साथ तो काउंटर मूवमेंट जो है ना वो देखने में आती है। काउंटर मूवमेंट के दौरान में ये एक दूसरे से क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, इनकी आपस में रिपल्शन होती है, तो इनकी जो मूवमेंट है, इनकी जो मोबिलिटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। काउंटर मूवमेंट की वजह से डिक्रीज होगी और इसकी जो कंडक्टेंस है फिर वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ये बेसिक्स हैं, इसको आप लाजमन आप याद रखें, माइंड में रखें, इसके नोट्स बनाएं, तब आपको इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टॉपिक जो आने वाले हैं उसकी आपको समझ आ जाएगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।